स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप भी 2026 में एनसीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आप अगर उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, फिर ऑल इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, तो अगर आपका बीएससी बीएड का डोमेन रहने वाला है, ठीक है, मतलब आप बीएससी बीएड में एडमिशन लेने वाले हैं, तो ये जो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। क्योंकि जो बीएससी बीएड होते हैं उनके पास प्रीमियम ऑप्शन होता है, जैसे कि आपका आईआईटी हो गया, ठीक है। तो आपका जो आईआईटी भुवनेश्वर है, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। आईटीपी कोर्स के लिए बहुत लोग यहाँ पे जाना चाहते हैं, ठीक है। तो आईआईटी भुवनेश्वर ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फीस स्ट्रक्चर का है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एकेडमिक ईयर 2026-27 और साथ में फीस स्ट्रक्चर भी उन लोगों ने रिलीज कर दिया है। तो सबके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आप आईटीपी प्रोग्राम बीएससी बीएड का जो सेकेंडरी स्टेज का प्रोग्राम है उसमें अगर आप एडमिशन लेने जाते हैं आपका, ठीक है, तो उसमें आपको कितना पैसा देना है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका रहना चाहिए जिससे आपका आईआईटी भुवनेश्वर में एडमिशन हो पाए, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ है कैंडिडेट मस्ट है पास द 10+2 एग्जाम, मतलब आपका जो क्लास 12 का एग्जाम है वो आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको कैटेगरी वाइज 12 में मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए, ठीक है। तो डिपेंडेंट अपन देयर कैटेगरी, ठीक है, उनके कैटेगरी पे बेस्ड होकर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 60% मार्क्स चाहिए और आपका जो ओबीसी है उनके लिए 55%, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब आपका 12 का मार्क्स का एलिजिबिलिटी है, ठीक है। इतना मार्क्स आपके 12 में चाहिए तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। उसके बाद आपका और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है जो कि आपको बहुत ही कम लोग बताएंगे कि कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन ऑल 7 सब्जेक्ट ऑफ एनसीईटी, ठीक है। मतलब ऑल 7 सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, क्योंकि एनसीईटी का एग्जाम आपका एक ही बार में हो जाता है, ठीक है। 3 आवर का आपका पेपर रहता है, उसमें आपका 7 सब्जेक्ट आते हैं। तो अब उस 3 आवर के पेपर में 7 सब्जेक्ट में से अगर आप किसी भी एक सेक्शन का, मान लीजिए आपने जनरल टेस्ट का जो है क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट किए बट आपने इंग्लिश का एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, तो वो जो सब्जेक्ट रहेगा आपका अनअटेम्प्टेड काउंट होगा, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन जो है हर सेक्शन से आपको अपेयर करना पड़ेगा एलिजिबल होने के लिए। मान लीजिए आपने किसी एक सेक्शन के क्वेश्चन अटेंड नहीं करके आपने टॉप कर दिया एनसीईटी एग्जाम, तो भी आप जो यहाँ पे नहीं जा सकेंगे। तो आपको 7 सेक्शन को अटेंड करना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एलिजिबिलिटी है कि आपका जो डीओबी है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आप जो है वहाँ पे 1 अक्टूबर 2006 के बाद ही बोर्न होने चाहिए अगर आप अनरिजर्व या फिर ईडब्ल्यूएस से है, और अगर आप ओबीसी से है तो आप जो है 1 अक्टूबर 2003 के बाद, और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से है तो 1 अक्टूबर 2001 के बाद आप बोर्न होने चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आपका एज रहता है तो आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाएंगे। और अगर आपको फिजिक्स में मेजर लेना है तो फिजिक्स में मेजर लेने के लिए आपका फिजिक्स एज डोमेन सब्जेक्ट आपका रहना चाहिए एनसीईटी 2026 में, ठीक है। और 60% आपका जो 60-55 वो वाला जो 12 वाला क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पे लग जाएगा। वहीं अगर आपको केमिस्ट्री में मेजर लेना है तो इसमें केमिस्ट्री एज देयर डोमेन सब्जेक्ट, मतलब केमिस्ट्री आपका डोमेन सब्जेक्ट में रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप मैथ्स में जो है मेजर लेना चाहते हैं तो मैथ्स में आपको जो है यहाँ पे मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स जो कि सेम पेपर होता है वो आपका डोमेन सब्जेक्ट में रहना चाहिए। और अगर आप इकोनॉमिक्स में मेजर लेना चाहते हैं तो इसमें आपका मैथ्स जो है आपका क्लास 12 में रहना ज़रूरी है, ठीक है। आपका जो डोमेन है उसमें नहीं रहेगा तो भी चलेगा बट इन जनरल रहना चाहिए, ठीक है। पीसीएम आपका रहना ही चाहिए, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पे इकोनॉमिक्स में कैसे एडमिशन होगा, मैथमेटिक्स आपका 12 में रहना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पे है। अगर आपने मैथ्स 12 में पढ़ा है तो आप जो है यहाँ पे एलिजिबल है। यहाँ पे इन लोगों ने कहीं नहीं मेंशन किया है, ठीक है, कि आप जो है यहाँ पे मतलब क्या करना है कि साइंस स्ट्रीम से होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका मैथमेटिक्स है तो भी आप यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक एलिजिबिलिटी। और मेजर भी कौन कौन से ऑफर करेंगे ये भी आपको पता चल गया। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी का कोई भी मेजर प्रोग्राम ये लोग ऑफर नहीं करते हैं। तो बायोलॉजी में अगर आप चाहते हैं टीचर बनने का बायोलॉजी का तो आप जो यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बायो का कोई भी स्ट्रीम ये लोग ऑफर नहीं करते। उसके लिए आपको RI भुवनेश्वर या फिर RI कोई भी सा जो भी आप वहाँ पे एलिजिबल हो वहाँ पे आप जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए बात करते हैं इनका फीस स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों ने दिया है फीस स्ट्रक्चर फॉर IT प्रोग्राम 2025 एंड 26 एंड ऑनवर्ड्स, मतलब कि 2025 के सेशन के बाद से जो भी रहेगा उसका फीस स्ट्रक्चर इन लोगों ने दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन मनी जो है आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा। क्वेश्चन मनी जो रहेगा आपका रिफंडेबल होता है, ठीक है, जो कि बाद में आपको रिफंड किया जाएगा। ये आपका टोटल 12,000 रुपये देना है आपको। वन टाइम फी, मतलब एडमिशन के वक्त आपको कुछ ये सारे चीज़ें, मतलब एलुमनी सब्सक्रिप्शन, हॉस्टल एडमिशन, बहुत सारे अलग अलग चीज़ मिला के आपको टोटल 8,000 रुपये जो है वो यहाँ पे देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद वन टाइम फ़ी के बाद आपको सेमेस्टर फ़ी के नाम पे जो आपका मेन सेमेस्टर का फीस होता है वो जो है आपको टोटल 14,650 का देना पड़ेगा। एनुअल फीस जो है आपको मेडिकल इंश्योरेंस का 2390 देना पड़ेगा। हॉस्टल चार्जेस पर सेमेस्टर जो है आपका हॉस्टल में से एडवांस जो है 18,000 और हॉस्टल ओवरहेड चार्जेस का 9,500, टोटल 27,500 आपको देना पड़ेगा, ठीक है, 27,500 आपको देना पड़ेगा।
तो ओवरऑल टोटल फीस कितना होता है जब मतलब आप एडमिशन लेने जाएंगे, अगर आप न्यू एडमिशन लेने जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा न्यू एडमिशन के लिए। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के जो भी बच्चे हैं उनके लिए 64,540 टोटल फीस रहेगा, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के कैटेगरी के जो भी बच्चे हैं उनके पास 59,540 का फीस जो है उनको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। और वहीं पे अगर आप स्प्रिंग सेमेस्टर का फीस का बात करेंगे, मान लीजिए आपका एडमिशन हो गया, उसके बाद स्प्रिंग सेमेस्टर मतलब कि जो भी आपके इवेंट सेमेस्टर होते हैं 2, 4, 6 एंड 8, इन सेमेस्टर में आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो जनरल कैंडिडेट को 42,000 पर सेमेस्टर, और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी है उनको 37,000 पर सेमेस्टर, ठीक है। और आपका जो ऑटम सेमेस्टर फी है मतलब 3, 5 एंड 7 जो सेमेस्टर्स है उनमें आपको कितना देना पड़ेगा, इसमें आपको थोड़ा सा 2,000 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा, बाकी इसमें कुछ भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन किया है कि 100% ट्यूशन फी वेवर फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट। तो जो आपका ट्यूशन फीस है वो जो है आपको नहीं पे करना पड़ेगा अगर आप जो है यहाँ पे एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो पीडब्ल्यूडी मतलब जो आपका फिजिकली डिसेबल्ड ग्रुप है, तो आप सभी के लिए यहाँ पे 100% ट्यूशन फी वेवर इन लोगों ने कहा है। तो आपको यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो आपका ट्यूशन फी है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। ट्यूशन फी तो मेरे ख्याल से जो आपका सेमेस्टर फी होता है उसी को हम लोग बस कहते हैं, जो कि आपका 14,000 का है। इसके अलावा मोस्ट प्रोबेबली सारे चार्जेस आपको पे करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे डिटेल में पता चल जाएगा। तो आई होप आपका जो भी डाउट था आईआईटी भुवनेश्वर को लेके कि वहाँ पे आईटीपी एडमिशन में किस तरह से होता है, तो जो है आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ रहता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।